ओके, सो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है टैक्स रेट, बाकी एसएसीज का। अभी तक हम लोगों ने किन किन का पढ़ लिया, तो ध्यान रखिएगा। मैं एक यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो टैक्स रेट्स पढ़े हैं, टैक्स रेट वो किसका किसका पढ़ा है? इंडिविजुअल का पढ़ लिया। ओके, इंडिविजुअल का हो गया, एचयूएफ का हो गया, फिर कंपनी का भी हमने पढ़ लिया। कंपनी में हम लोगों ने दोनों कवर किया है, डोमेस्टिक, ओके, एंड फॉरेन। तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी दोनों का कवर कर लिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने किसका, फर्म का भी चेक कर लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने वन, फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकेंड एचयूएफ, थर्ड कंपनी, और फोर्थ अगर हम लोग बात करें तो फर्म का हम लोगों ने टैक्स रेट देख लिया है। आज हम लोग को आगे पढ़ना है, यानी कि आज हम रेस्ट ऑफ देम, यानी कि हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का देखेंगे। तो एओपी एंड बीओआई का हम लोग को टैक्स रेट जानना है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग को लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी भी समझना होगा, ठीक है। देन लास्ट में क्या होगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ओके, इनका भी देखना होगा। तो बस ये करते ही हम लोग का सारे टैक्स रेट हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए, असेसमेंट ईयर 2021 स्लैब रेट तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो दोबारा हम लोग को नहीं देखना है। इनकम टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म ये हम लोग ने कवर कर ही लिया है। देन टैक्स रेट फॉर कंपनीज, कंपनीज भी हम लोग का कवर हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकम टैक्स रेट फॉर एच यू एफ, ए ओ पी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी का एक ही है। तो इन सभी लोग के लिए दे रखा है अप टू 2.5 लाख तक। कह रहा है क्या, कोई टैक्सेस नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कह रहा है 5% टैक्सेस है। 5 लाख से 10 लाख तक वही 20%, और 10 लाख से अबव है तो 30%। दिख रहा है सब लोग को? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 10% सरचार्ज अगर इनकम कितने से एक्सीड करती है, 50 लाख से। 15% अगर 1 करोड़ से ऊपर है। हेल्थ एजुकेशन से वही 4% देना है, ठीक। तो ये सब लोग को समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो आप, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी देखो किस तरीके से टैक्सेस देगा। अगर नेट इनकम रेंज उसका 10,000 तक है, अप टू 10,000, ठीक है, तो उसको टैक्स रेट क्या देना है, उसको 10% की रेट से टैक्सेस देने होंगे। 10,000 टू 20,000 के बीच में अगर है तो उसे 20% टैक्स देना है। 20,000 से अबव है तो उसको 30% टैक्सेस देने हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मली नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के लिए तो बनाई नहीं जाती, लेकिन अगर कुछ अगर इनकम आएगी तो उसको हिसाब से टैक्सेस देने पड़ेंगे। प्लस, हाँ बोलिए। ये सर अगर किसी का इनकम 4,40,000 है तो सर उसको रिबेट मिलेगा कि नहीं? एक मिनट, थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं? हाँ बोलिए, ये सर सॉरी। बोल रहा है ठीक ठीक ठीक, अगर समझ रहे। किसी का इनकम 4,40,000 है हाँ, सर उसको रिबेट मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल। 4,40,000 रुपये अगर किसी की भी इनकम होगी तो जाहिर सी बात है उसी के अनुसार, अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? आर्टिफिशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि एचयूएफ की बात कर रहे हैं? सर इंडिविजुअल की बात कर इंडिविजुअल। हाँ, तो इंडिविजुअल तो ऊपर ही चला गया ना। इंडिविजुअल बस आप देख लीजिए किस में आता है, बिलो 60 है, 4,40,000 है, तो 2,50,000 तक तो नील होता है। फिर 2,50,000 से ऊपर अगर आप 4,40,000 तक जाएंगे तो जो भी टैक्सेस बनेगा वो रिबेट उसको मिल जाएगा, क्योंकि 12,500 तक का तो रिबेट ही बन जाता है। 12,500 या टैक्स रेट, है ना। तो एक तरीके से उसको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है, ठीक है। अरे मतलब एक तरीके से अगर हम 20 असेसमेंट या 20 21 की बात करें, इवन दो अगर उसकी 5 लाख तक की इनकम होगी उसको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक। सर 18,90 हाँ, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए।
लेकिन अब देखिए यहाँ पे इन लोग के लिए देखिए दे रखा है, इन लोग का तो सिंपल, इन लोग की कोई रिबेट उबेट तो मिलता नहीं है, एचयूएफ को, एओपी को, बीओआई को, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को, कोई ऐसा नहीं है। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपने देख ही लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काफ़ी टफ रूल्स है। टफ रूल्स क्यों है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो प्रॉफिट के लिए बनी नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट कमाओगे तो लो टैक्स देना शुरू कर दो 10,000 से ही, है ना। प्लस 12% सरचार्ज भी लगेगा, टैक्सेज ऑन टोटल इनकम, अगर इनकम एक्सीड करती 1 करोड़ से। और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेंगे। अब देखो यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर लोकल अथॉरिटी, ये लोकल अथॉरिटी का दे रखा है, ऊपर लोकल अथॉरिटी का दिया नहीं था, अब यहाँ पे लोकल अथॉरिटी का दे रखा है। और लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल एट 30%। लोकल अथॉरिटी जो अपनी प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स देगी, प्लस सरचार्ज देगी 12% अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम होती है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारे टैक्सेस के रेट समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अभी तक हम लोग का मेन जो फुल कंसंट्रेशन था वो किसके ऊपर था, टैक्स के रेट्स के ऊपर था। ठीक है, तो हम लोगों ने साथ तो जितने भी असेसीज होते हैं उनके क्या टैक्स रेट्स होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। और जैसा कि 7 लीगल असेसी थे, तो मैंने आपको बताया था जो लीगल असेसीज हम लोग, लीगल स्टेटस जो हम असेसीज का पढ़ते हैं या पर्सन का हम लोग लीगल स्टेटस देखते हैं, हम लोग क्यों देखते हैं, ताकि हम उसका टैक्स रेट डिसाइड कर सकें। ठीक है, क्योंकि सभी का अलग अलग क्या है, टैक्स रेट्स होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बुक पे, तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग को एक और चीज़ पढ़ना है, इनकम्स एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स। इस ये हाईलाइटेड है बेसिकली सेक्शन 10 में, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में बेसिकली जितने भी इनकम एग्जाम्ड होते हैं उनको यहाँ पे लाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दिया है द फॉलोइंग इनकम आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स, है ना, सेक्शन 10, एज दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे दे रखा है ना। कौन सी इनकम पूरी तरह से एग्जाम्ट है जिसपे कोई टैक्स नहीं। देखो एग्जाम्ट इनकम का मतलब क्या होता है, एग्जाम्ट इनकम बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं इनकम के टाइप आपको समझा देता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर हम एग्जाम्ट इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम इनकम टाइप की बात करें, मैं हेड्स ऑफ इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम टाइप ऑफ इनकम यू कैन से, टाइप ऑफ इनकम। तो टाइप ऑफ इनकम, इनकम 3 तरह के होते हैं, ये सब चीज़ें बुक में नहीं दी है, ध्यान रहे। पहला क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्ट इनकम। ठीक है, तो एक होता है एग्जाम्ट इनकम। व्हाट इज एग्जाम्ट इनकम, ऐसे इनकम जिसको आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल नहीं करना है, और गवर्नमेंट कहती है इस पे कोई टैक्स नहीं लेंगे हम, इस तरह के इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है, दैट इज एग्जाम्ट इनकम। स्टार्ट हो गया अभी। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर होता है क्या, टैक्सेबल इनकम, सॉरी टैक्सेबल से पहले डिडक्टेबल इनकम। ओके, तो डिडक्टेबल इनकम होता है। नेक्स्ट डिडक्टेबल इनकम के बाद फिर क्या होता है, थर्ड नंबर टैक्सेबल इनकम। ओके, तो अगर हम टाइप ऑफ इनकम की बात करें, अभी तक हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा, सोर्स ऑफ इनकम पढ़ा, वो तो एक अलग पॉइंट था। आज हम लोग पढ़े टाइप ऑफ इनकम, इनकम कितने तरह के होते हैं। तो इनकम की बात करें तो हम लोग ने इनकम देख, सबसे पहले आप समझो एग्जाम्प्ट इनकम किसे कहते हैं। एग्जाम्प्ट इनकम ऐसी इनकम होती है जिसको आपको अपने टोटल या फिर कह लो ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है ना। इस पे मतलब अपने ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल ही नहीं करना है। अगर ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल ही नहीं करना है तो ये टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं होगी, और टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं होगी तो इस पर टैक्स भी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है। एग्जाम मतलब कर मुक्त है, इस पर कोई टैक्सेस हमें देना ही नहीं है। तो ये होता है एग्जाम्प्ट इनकम का फीचर। अब हम बात करेंगे डिडक्टेबल इनकम। अच्छा, एग्जाम्प्ट इनकम कहाँ एक्सप्लेन की गई है, तो एग्जाम्प्ट इनकम अभी भी हम लोग ने पढ़ा है। एग्जाम्प्ट इनकम कहाँ एक्सप्लेन किया गया है, अंडर सेक्शन 10 में। तो अंडर सेक्शन 10 अभी हम लोग, होम डिलीवरी प्रतिदिन तो अभी हम लोग एग्जाम्प्ट इनकम जस्ट हम लोग, होम डिलीवरी मार्केट आए ठीक है, आगे घर घर भेजिए। ओके। तो एग्जाम्प्ट इनकम अभी जस्ट हम लोग को पढ़ना है, वो अभी हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिडक्टेबल इनकम क्या होती है।
व्हाट इज डिडक्टेबल इनकम? डिडक्टेबल इनकम ऐसी इनकम होती है जो पहले आपको अपनी इनकम में शामिल करनी पड़ेगी। डिडक्टेबल इनकम वो इनकम होती है जिसको आपको क्या कहता है इनकम टैक्स की पहले इसको आप ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल करो, है ना। फिर इसके बाद भले ही उसे घटा दो, यानी अल्टीमेटली इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगना है। ये भी ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है, लेकिन रूल क्या है कि पहले इसको आपको ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल करना है, यानी गवर्नमेंट को शो करना है कि आपने इनकम कमाई है, और फिर उसको भले आप डिडक्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है डिडक्टेबल इनकम का फीचर। ना व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? अब इन दोनों के अलावा जो इनकम बची है वो टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम मतलब वो इनकम जो ग्रॉस टोटल इवन टोटल इनकम का पार्ट होता है, जिसपे हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा टाइप ऑफ इनकम। तीन तरह के इनकम होते हैं, एग्जेम्प्ट इनकम, डिडक्टेबल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। ये दोनों ही इनकम में एक चीज़, एक फीचर दोनों में कॉमन है। दोनों में एक फीचर क्या कॉमन है कि दोनों पे ही हमें टैक्सेस नहीं देने हैं। और दोनों में अलग जो डिफरेंसेस है वो क्या है कि एग्जेम्प्ट इनकम को हम ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल ही नहीं करेंगे, और लेकिन डिडक्टेबल इनकम को पहले हम शामिल करेंगे फिर भले घटा देंगे। तो हम डिडक्टेबल इनकम भी आगे जाके पढ़ेंगे, एग्जेम्प्ट इनकम भी पढ़ेंगे, टैक्सेबल इनकम भी क्या क्या चीज़ें होती है, सब चीज़ें देखेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अंडर सेक्शन 10 यानी एग्जेम्प्ट इनकम, ऐसे इनकम की हम लोग लिस्ट देखने जा रहे हैं जो इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, जिसपे गवर्नमेंट कोई टैक्सेस नहीं लेती है। तो चलिए समझते हैं। ओके, तो इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। तो कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्सेस, चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग इनकम्स आर एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस अंडर सेक्शन 10, ओके, एज दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। इसको टोटल इनकम का हिस्सा भी नहीं बनते ये, ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सबको पता होना चाहिए, सबको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर गवर्नमेंट कोई टैक्सेस नहीं लेती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है क्या, रिसिव बाई अ पर्सन फ्रॉम एच। आप सभी को पता है हिंदू अनडिवाइड फैमिली में होता क्या है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उन सभी की इनकम को मुखिया यानी कि कर्ता की इनकम में जोड़ करके कर्ता से टैक्स लिया जाता है। तो जब कर्ता ने सारा टैक्सेस दे दिया, अब फिर कर्ता क्या, अब जो भी इनकम है, अब टैक्स देने के बाद जो भी इनकम मेंबर्स को मिलती है उस एच में, उन मेंबर्स की इनकम पूरी तरह से क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब उस पर अलग से कोई टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एच में जो फैमिली मेम्बर्स को जो इनकम मिल रही है, रिसिप्ट जो भी हो रही है, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्सेस किसने दे दिया, कर्ता ने, यानी कि मुखिया ने। अब हम बात करेंगे, इसमें किसी को कुछ पूछना है एग्रीकल्चर इनकम में, एच वाला इनकम? ये सर सर जीएफ में सर, हाँ, मतलब वो जो घर का मुखिया होता है वो तो देता है ना टैक्स, अगर वो लोग नहीं देते तो एग्जाम्पल कैसे हुआ सर ये? देखो सिंपल सी चीज़ है। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है, तीन लोग हैं, है ना। ये सर तीनों ए बी सी डी भी कर देते हैं, चलो ठीक है, डी। अब इसमें जो मुखिया है वो कौन है, ए है ना। मुखिया कौन है, ए है। अब अगर मुखिया ए है, तो अब जो बी और सी और डी की इनकम भी किसकी इनकम में जोड़ दी जाएगी, ए की इनकम पे। टैक्सेस किससे ले लिए जाएंगे, ए दे रहा है, ठीक है ना, ए दे देगा। अब ये जो भी टैक्सेस देने के बाद जो इनकम इन लोग को जो बांटेगा, अब इन लोग के लिए जो इनकम कहलाएगी, अब दोबारा टैक्सेबल इनकम नहीं ना है वो इनको जो भी हिस्सा मिल रहा है वो पूरी तरह से क्या है, एग्जाम्प्ट हुआ, ठीक है। तो यानी कि जो जो मेंबर्स की जो इनकम जो है वो एक तरीके से क्या होगा, एग्जाम्प्ट। वो गवर्नमेंट का कहने का तरीका है, लेकिन घूम फिर के टैक्स तो ले ही ले रही है गवर्नमेंट। ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट छोड़ रही है टैक्स। गवर्नमेंट की गवर्नमेंट किसके जरिए टैक्स ले ले रही है, ए के जरिए। तो अब ऐसा नहीं ना है उसके बाद जब ए के बाद जब ये जो बाकी का पैसा जब इन लोगों में बांटेगा तो फिर बी सी डी से फिर से टैक्स लिया जाएगा, ऐसा नहीं ना हो सकता है, ठीक है। तो वो कहने का तरीका है बस गवर्नमेंट का कि यार बी सी डी जो फैमिली मेम्बर्स की जो इनकम होगी एच में, उनका इनकम एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। अगला, ये सर ये एग्रीकल्चर में सर
हाँ, एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। जो भी किसान है, जो भी किसान खेती करता है, जो भी कमाई करता है, वो चाहे 10 लाख कमा ले, चाहे 15 लाख कमा ले, चाहे 20 लाख कमा ले, उसे 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप सभी को पता है, कृषि को, खेती को वैसे ही बहुत सारी छूटें दी जाती हैं, ठीक है। तो उन पर टैक्सेस लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप सभी लोगों ने अपने शुरुआत में पढ़ा होगा हरित क्रांति। तो बहुत सारे समय तक हम लोग ने हरित क्रांति हमने पढ़ी है। हरित क्रांति का मतलब समझती हो, जो हम लोग कृषि को प्रमोशन देते हैं। नेक्स्ट, अब जरा देखिए यहाँ पे शेयर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है ना, शेयर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर हम शेयर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसमें देखो है क्या, आप सभी को बता दूं। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, सपोज करिए मैं, पीयूष और पूजा, सपोज करो हम तीनों लोगों ने बिजनेस किया, और इन बिजनेस में हम सभी पार्टनर है। इसको मैं इसके थ्रू समझा देता हूँ बोर्ड पे, जरा समझिएगा। अगर सपोज करिए, ठीक है ना, मान लीजिए पीयूष है ना, है ना, और कौन है, पूजा है, ठीक है, और कौन है, प्रिया है ना। इन तीनों ने पार्टनरशिप फर्म खोला, है ना, किस नाम से, P3 के नाम से। P3 फर्म है इनकी, है ना। तो P3 फर्म खोला इन्होंने, और इस फर्म में जाहिर सी बात है कौन कौन लोग हैं, ये 3 लोग हैं। अब इस फर्म ने सपोज करो प्रॉफिट कमाई, प्रॉफिट कितनी कमाई, 10 लाख रुपए, है ना। अभी जो 10 लाख रुपए जो प्रॉफिट है, इस 10 लाख के प्रॉफिट के ऊपर कौन टैक्स देगा, पीयूष, पूजा, प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है, आप तीनों को नहीं देना है। इस पे टैक्सेस कौन देगा, इस पे टैक्स दे देगा कौन, P3 फर्म। जो P3 फर्म है, वो खुद टैक्स दे देगा, किस पे, इस 10 लाख की इनकम पे। सबको पता है फर्म की टैक्स कितना होता है, सबको पता है 30%। यानी कि 30%, यानी कि इस पे से 3 लाख रुपए टैक्सेस माइनस कर लीजिए, बाकी बचा 7 लाख रुपए। अब ये 7 लाख रुपए जो प्रॉफिट जो बचेगा टैक्स देने के बाद, ये प्रॉफिट बेसिकली इन पीयूष, पूजा और प्रिया में बढ़ जाएगा, है ना। और जब पीयूष और पूजा और प्रिया को जो ये इनकम मिल रही है फर्म से, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। और सबको समझ में आ ही रहा होगा एग्जेम्प्ट क्यों है, किस पे, क्योंकि इस पे ऑलरेडी टैक्स किसने दे दिया, फर्म ने। तो फर्म टैक्स देती है, और फर्म की जो पार्टनर्स को जो इनकम मिलेगी, जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आ रहा है सब लोग को। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अलाउंसेस फॉर फॉरेन सर्विसेज। तो अलाउंसेस फॉर फॉरेन सर्विसेज का मतलब क्या होता है, फॉरेन सर्विसेज समझते हैं। जैसे मान लो आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, और आप लोग विदेश में अपने सर्विसेज दे रहे हो, है ना। और अगर विदेश में सर्विसेज दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट आपको बहुत सारे अलाउंसेस देती है सैलरी के अलावा। एक तो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी सबने सुना होगा। उसके अलावा क्या होता है, अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, एडिशनल एडिशनल पेमेंट्स आपको किए जाते हैं बिकॉज ऑफ लिविंग इन एन अनयूजुअल कंडीशंस। यानी कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया के रहने वाले, आपको अमेरिका रहना पड़ रहा है ड्यू टू दिस जॉब। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे खर्चे अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से आपको फॉरेन अलाउंसेस के नाम पे बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये अलाउंसेस जो भी आपको मिलेंगे, ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है ना। वो अलाउंसेस पूरी तरह से क्या है, एग्जेम्प्ट। अगला देखिए क्या है, ग्रेजुटी। ना व्हाट इज ग्रेजुटी, ग्रेजुटी क्या होती है। तो ग्रेजुटी का मतलब जरा समझिएगा। ग्रेजुटी का मतलब होता है कि कोई भी, अगर कंपनी की बात करें, कोई भी फर्म की बात करें, सपोज करो आप काम कर रहे हो, कोई एम्प्लॉय हो किसी भी कंपनी में, तो कंपनी क्या करती है, आपको ग्रेजुटी देती है। अब ग्रेजुटी है क्या, बशर्ते उस कंपनी में ग्रेजुटी एक्ट लागू हो। अब ग्रेजुटी होता क्या है, एक तरह का क्या होता है, एडिशनल पेमेंट्स होता है, जो कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर आप किसी भी कंपनी में कंटिन्यूस 5 ईयर वर्क कर लेते हो, कितने साल, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप कंटिन्यूस, ठीक है ना, कंटिन्यूस अगर आपने अगर 5 ईयर काम कर लिया, कितने साल, 5 ईयर, तो आपको हर साल पे, एवरी ईयर पे आपका 15 डेज की सैलरी बनती है।
और ये 15 डेज की जो एक्स्ट्रा सैलरी बनेगी ये कब मिलेगी? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो जाए। तो 5 ईयर कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर सर्विस, है ना, इसके बाद क्या होगा? एवरी ईयर, मान लो तुमने 6 साल काम कर लिया या 10 साल काम किया, तो अगर तुमने अगर 10 साल काम कर लिया कंपनी में तो यानी तुम्हारा ग्रेचुटी बनेगा। तो 10 × 15 डे, 1 साल पे 15 दिन, यानी 10 साल में कितना हो गया? 150 दिन हो गया। तो 150 दिन की आपकी क्या बनेगी? वो सैलरी मिलेगी कब? वो आपको कब दी जाएगी? वो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, विच एवर इज अर्लियर। और यही चीज़ 7 डेज का हो जाता है। ये 7 दिन का तब मिलेगा हर साल कंप्लीट होने पे, अगर आप ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जो सीजनल चलती है, जस्ट लाइक शुगर फैक्ट्री या समथिंग, तो वहाँ 7 डेज का बनता है। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो बनता है ना, लास्ट ड्रॉन सैलरी पे बनता है। लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब समझ रहे हो? ये 15 दिन का जो पेमेंट होता है वो किसके अनुसार किया जाता है? पहले साल जब ज्वाइन किया तो उस समय की सैलरी के अकॉर्डिंगली नहीं 15 दिन का देखा जाता है। लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब कि जब रिटायर हो रहे होगे, यानी यदि या फिर रेजिग्नेशन दे रहे होगे 10वें साल में, जो आप पेमेंट आप पा रहे होगे उसके हिसाब से 15 दिन की सैलरी बनाई जाती है। तो उस हिसाब से तुम्हें अच्छा पेमेंट मिलता है। ठीक है। तो जैसे सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ, पूछिए पीयूष। सर ये जिनके पास मतलब जो मतलब एग्रीकल्चर का होते हैं, तो सर उनके पास अगर कंबाइन हो ट्रैक्टर और उससे वो इनकम कमाते हैं तो सर उन लोगों को टैक्स देना पड़ता है कि नहीं सर? देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कंबाइन चला करके आप पैसे कमा रहे हो, बात समझ रहे हो, तो कंबाइन चला यस सर। रहे हो तो जाहिर सी बात है वो एक मशीनरी हो गई, उसका आप रेंट लेते हो, वो आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन अगर यस सर। आपका खुद का है, वो आप किसान हो, आपका खुद का ट्रैक्टर है, खुद का कंबाइन है, आपका बहुत बड़ा खेत है, फॉर एग्जाम्पल आपका समझ लो, मतलब बहुत बड़ा खेत है, यू कैन से 100 एकड़ 1000 एकड़ का मान लो तुम्हारी ज़मीन है, तुमने अपना ले रखा है, तो ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं। एग्रीकल्चरिस्ट अगर आप हो, आपके लिए कोई टैक्सेस का कोई बर्डन आपके ऊपर है ही नहीं। ठीक, यस सर। समझ में आया? यस आप सर। कितने भी अमीर क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ, यस सर। बस एक हेलो पॉइंट सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर आज कंपटीशन है बिजनेस अकाउंट का सर। ठीक है, इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ, सबने सुन लिया होगा सर। और सारे लोग जो है अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, जो मार्क्स आता है आप लोग का अपने अपने ग्रुप में भेजिएगा। कोई नहीं भेजेगा ये सब। कौन नहीं भेजेगा? ये सब नहीं भेजने वाला, कोई नहीं भेजने वाला। कौन भेजता है? मैं तो नहीं देखता। बेकार सर बकवास। सर सबको जो है एक बार बोल दीजिए कि आज जो है भेज दें वो लोग। तुम भाई एक सुनाई दे रहा है आप लोग को? हाँ सर। कानों में यस सर। कानों में जू नहीं रेंग रहे होंगे सबके। भाई आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भेज देना अपने ग्रुप में, ठीक है। ओके और सर। पार्टिसिपेट जरूर करना। अगर पता चला कि किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है और जो नहीं भेजेगा, फिर अगले दिन उसकी क्लास में लूंगा अच्छे से। क्लास क्यों लेना है? क्लास मुझे सस्पेंड कर दूंगा मैं तो रिमूव कर सकता हूँ ना किसी भी बच्चे को क्लास से। ओके सर, ओके। तो तुम बस नाम बता देना कि इन लोगों ने नहीं किया है, तो उन लोग का मैं क्लास में एटलीस्ट जितना भी तुम दिन बोलोगे उतने दिन तक रिमूव कर दूंगा क्लास। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। ओके, बाय सर। बाय। ओके, सो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबको मिल गई है। और जैसे कि अभी सर बोल रहे थे, सब लोग अपना एग्जाम अटेम्प्ट करिएगा, अटेम्प्ट करने के बाद स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा, वो ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब जब देखिए यहाँ पे ग्रेजुटी की बात कर रहे थे हम लोग। ग्रेजुटी तो समझ में आ गई। ग्रेजुटी किसी, हाँ सॉरी, किसी का कुछ क्वेश्चन था एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के था, शायद मैं बता चुका था। लेकिन मैं एक एडिशनल यस सर। पॉइंट यहाँ पे, एडिशनल पॉइंट मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि अगर सपोज करो कुछ केस में, कुछ ऐसा भी केस होता है कि जब एग्रीकल्चर इनकम को भी टैक्स के दायरे में ला दिया जाता है, वो पता है कब होता है? वो तब होता है जब आप एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कमाने लगते हो। नहीं समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो,
आप सैलरी भी कमाते हो, मतलब कि आप कहीं जॉब भी करते हो, आपका बिजनेस भी है प्लस खेती भी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो यस जिनका बिजनेस भी चल रहा है प्लस उनकी खेती भी है, यानी उनका एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ उनका नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ करके टैक्स निकाला जाता है। तो वो सब मैं आपको आगे समझाऊंगा, सिखाऊंगा। लेकिन अगर सपोज करो आप प्योरली आप सिंपल से आप एक किसान हो, आप एग्रीकल्चर इनकम ही कमाते हो, तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है। यस सर, बाकी जैसे मेरे बाबा फार्मर हो और मेरे पापा मतलब बिजनेस भी करते हैं और घर पे मतलब खेती भी होती है, तो सर वो टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? देखो, अब सिंपल सी बात है, अब ये पता करो कि पहली चीज़ तो वो खेती है किसके नाम पे। अगर खेती पिताजी के नाम पे है तो जाहिर सी बात है उनकी इनकम भी हो रही है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो रहा है, एग्रीकल्चर इनकम भी हो रहा है, तब उन्हें दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो बाबा के नाम से एग्रीकल्चर इनकम देखो कब है, एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम में कब जोड़ी जाती है, जैसे तुम्हारे पिताजी का खेती भी है, तुम्हारे पिताजी का बिजनेस भी है। एग्रीकल्चर यस इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम में तब जोड़ी जाती है जब 3 शर्तें कंप्लीट होती हैं। मैं 3 शर्तों के बारे में यहाँ पे मेंशन करता हूँ। वो 3 शर्तें क्या है? ओके, वो 3 शर्तें यहाँ पे हैं। सबसे पहली शर्त, आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है ना, एजी इनकम मतलब एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम साल भर में 5,000 या उससे ज़्यादा हुई हो, है ना, 5,000 से ज़्यादा, सॉरी ग्रेटर देन 5,000, 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा नंबर, आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, समझ रहे हो ना, नॉन एजी इनकम, यस वो क्या होना चाहिए? वो एग्जेम्प्ट इनकम से ऊपर होने, एग्जेम्पशन लिमिट जो है ना, एग्जेम्पशन लिमिट समझ रहे हो ना, एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर होना चाहिए, यानी 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। मतलब एग्जेम्प्ट इनकम ना कमाते हो, टैक्सेबल इनकम कमाते हो, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी। और तीसरा नंबर तो खैर कोई इंपॉर्टेंट नहीं था समझने के लिए। तीसरा नंबर पॉइंट ये है कि अ, हाँ, तीसरा पॉइंट ये है कि बस आप कंपनी नहीं होने चाहिए। एक तरीके से मैं बता दूँ, आप या तो इंडिविजुअल हो, है ना, या तो HUF हो, यस ठीक है ना, मतलब इसी में से कोई हो। और एक और है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, देख लेना ना। लेकिन मतलब ये मेन तो फर्स्ट 2 पॉइंट है। फर्स्ट 2 पॉइंट ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर तुम्हारे पिताजी दिखा दें कि मेरी नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस की इनकम 2.5 लाख से कम हुई है, तो फिर उन्हें एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। या फिर वो ऐसा दिखा देते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से कम हुई है, तो फिर वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ी नहीं जाएगी। समझ रहे हो, ये सारी शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए, तब जा करके आपकी एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ के टैक्स निकाला जाता है। डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कुछ और बोलना है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव एनफ टाइम। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेरी कंप्लीट क्लियर हो गई है ना। अब देखते हैं आगे। ग्रेजुएटी इनकम सबने समझ लिया। ग्रेजुएटी इनकम, आप किसी भी कंपनी में जितना काम करते हो, काम करने के बाद जो आपको एक समय के बाद रेजिग्नेशन पे या रिटायरमेंट पे जो भी ग्रेजुएटी का अमाउंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट, उसमें एग्जेम्पशन आपको मिलता है। नेक्स्ट है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन कोई समझता है कि नहीं समझता है? कम्यूट करना, ओके, नो अभी सर। नहीं समझते हैं, चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अभी 1 मिनट में रह ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। अब ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब होता है कि अगर हम पेंशन को क्या कर रहे हैं, अ, क्या बोलते हैं उसको, एक अगर सपोज करो कम्यूटेशन पेंशन मतलब अपने पेंशन का जो फंड है उसका कुछ हिस्सा विदड्रॉ कर लेना, अमाउंट निकाल देना, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। भाई पेंशन आपको किससे मिलती है? आपके पेंशन फंड से। और अगर हम पेंशन का 1/3 विदड्रॉ कर लें, मतलब हमें चाहिए, हमें तुरंत कैश चाहिए, हमको कैश की ज़रूरत है, तो आप कम्यूट कर सकते हो। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में भी आपको एग्जामेशन मिलेगा।